याद आ रही है सभी को? लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अपने सीआरक्यू का। या पॉइंट चार्ज गिवन इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं पहले। एनसी का मतलब नैनो कूलम हो गया। इज मूविंग विथ स्पीड, चार्ज पार्टिकल की स्पीड दी गई है मीटर पर सेकंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू दी गई है। एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू 3, ऐसा मीटर में है वैल्यू। फिगर आपको दिखा दूं, समझ आ जाएगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। चार्ज पार्टिकल ये रहा, इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये डिस्टेंस 3 यूनिट, ये डिस्टेंस 4 यूनिट। अब अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट को। एक मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, ये बात तो एकदम क्लियर है। तो मूविंग चार्ज के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसके लिए फार्मूला हम लोग निकाले थे क्यू वी आर साइन थीटा। ये वी क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोली हाँ या ना? अब ये साइन थीटा कौन सा एंगल है? यहाँ एक और वेक्टर है आर वेक्टर। हर एक वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है, ये ध्यान देना होगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये चार्ज का लोकेशन होता है, एंड यहाँ पे होगा। ये एंगल आपका थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो ये 5 यूनिट। अगर साइन थीटा का बात करेंगे तो 3/5। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं के क्यू वी साइन थीटा। के मिसिंग था, के की वैल्यू 10 टू द पावर -7। चार्ज इज 4.5 नैनो कूलम, so it is 10 to the power -9. Speed, this is 3.6 into 10 to the 5 unit, so it will be 25. और sin theta that will be 3/5। ये -7 और ये +7 एडजस्ट हो गए, इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए। इज कमिंग टू बी 3.89 into 10 to the power -10 टेस्ला। डायरेक्शन विल बी माइनस। डायरेक्शन आप कैसे निकालते हो? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आर। तो ये वी और ये आर, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, सो इट इज इनवर्ट। हाँ, सही जवाब आया हेमंत का। किसी बच्चे का रिक्वेस्ट, 1 मिनट रुक जाइए, अगर बलर हो गया तो। गरिमा का जवाब आ रहा माइनस के, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। हाँ, मैं कुछ नहीं लिख रहा। हाँ, माइनस के डायरेक्शन होगा, सही जवाब है। अब बोर्ड सही दिख रहा है, लिखा गया आप लोगों का। ब्लर है, कुछ बच्चों का आ रहा कंटिन्यूअसली। अंशिका नहीं आ रहा सर, सही। क्लियर है। हेलो। हम वेट कर लेते हैं, चलिए।
माइनस के कैसे, आर्यन गुप्ता का सवाल है। डायरेक्शन के लिए आपको बताए थे लास्ट क्लास में, आप देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग v क्रॉस r अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर चार्ज तो आपका पॉजिटिव ही है, ये डायरेक्शन हुआ वेलोसिटी का, और ये r v क्रॉस r आप ऐसे ही कैलकुलेट, इट इज माइनस u r, सिंपल है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। हटा दें, अगर ये लिख लिए बच्चों तो इसे हटा देता हूं। वेट करना, 1 मिनट रुक जाइए, कुछ लोग आ रहा है रिक्वेस्ट, 1 मिनट वेट कर लीजिए, 1 मिनट वेट कर लेंगे। हाँ ठीक है अर्चित, वेट कर लेंगे, आप लिख लीजिए 1 मिनट। डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज होने पर v क्रॉस r डायरेक्शन में होता है। यूसुफ साहब आप हैं या सिर्फ आपका फोटो है? चलिए, बच्चों का आ गया कि लिख लिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 में चले आते हैं। हाँ ओके, ये के लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मली फॉन्ट बड़ा ही रहता है, कहीं कहीं पर थोड़े छोटे बड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चले आते हैं हम लोग। तो पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं वो थोड़ा रिटेन हो जाएगा पहले ही क्वेश्चन करने पर, तो ध्यान देते हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है समझिएगा। करंट ऑफ, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको पहले लिख लीजिए। करंट ऑफ 10 एम्पियर is established in a long wire along positive z axis. The magnetic field at point 1000। यहाँ पर आप मान के चलिए यह x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये z एक्सिस के लॉन्ग एक करंट कैरिंग वायर है प्लस z एक्सिस, इससे करंट आई जा रहा है। एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, पॉइंट P, और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 1 0 0। समझ आ गया? ये करंट कैरिंग वायर ऐसा बोर्ड से निकल के बाहर की तरफ चला रहा है, करंट इज कमिंग इन दिस। तो ये z एक्सिस हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये करंट ऐसे और पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा इस बार। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। जिस भी बच्चे ने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसमें बिल्कुल कोई गलत बात नहीं, ठीक है, कई सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग वायर के कारण हम लोग निकाले के 2I/r, और ये डायरेक्शन यहाँ पर j, k की वैल्यू 10 टू द पावर -7 यहाँ पहले से है, I की वैल्यू 10 एम्पियर, और ये डिस्टेंस ये भी 1 मीटर, डायरेक्शन j कैप। दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड इज 2 into 10 to the power -6 टेस्ला इन j डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बात करें तो वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है क्लोज्ड कंसेंट्रिक लूप, इस तरह से। इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो, एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इस पॉइंट पर बोलता है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ बोलते हैं तो इधर, यहाँ बोलते हैं तो इधर, अगर इस पॉइंट पर बोलते हैं तो इधर, इस पॉइंट पर बोलते हैं तो इधर, इस पॉइंट पर बोलते हैं तो इधर, ऐसा डायरेक्शन होता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ में ये कंप्लीट हो गया सभी बच्चों के, सभी ने लिख लिया है इसे? ओके, थैंक यू। हम लोग अगला लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाय सर्कुलर आर्क। आप हेडिंग दे सकते हैं सर्कुलर आर्क, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं इन डायग्राम को मिटा दे रहा हूं, अगर कोई बचे हुए हैं इनको लिखना बाकी है तो अभी बताइए, मिटा देने के बाद फिर मुश्किल होता है। चलिए, कोई जवाब नहीं, इसका मतलब लिख लीजिए। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, फिर से आ जाते हैं बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन पे ही ध्यान देंगे हम लोग। इस बार अपना है सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क ये क्या है, जरा इसे समझ लेते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्किल and it is subtending some angle at center. We are interested in calculating magnetic field at center O, and we know that magnetic field can be produced by a moving charge or current carrying wire. तो ये एक circular wire है, which is not a complete circle, rather it is a part of circle from a small a to a small b. Then this current carrying wire will produce some magnetic field at point O, and we are interested in calculation of that magnetic field only. ये करंट कैरिंग वायर ओ पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपने को यही कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए अपने पास नियम है बायो-सावर्ट के द्वारा। उन्होंने कहा कि एक स्मॉल एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होती है हम बता सकते। और इस फर्दर में एक जानकारी और दे दें, दिस सर्कुलर आर्क इज सबटेंडिंग एन एंगल alpha at center. It is making an angle alpha at center. This angle is alpha. Now here we consider, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इस एलिमेंट से करंट जा रहा है, ये रेडियस वेक्टर ओ से इस पर हेड है, नॉर्मली ओ जहाँ देखते हैं हम लोग वहाँ टेल मान लेते हैं, और ये अपना डीएल वेक्टर आईडी। तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। ऐसे ऐसे सभी एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। सवाल ये है कि यहाँ पे कंपोनेंट लेकर इंटीग्रेट करेंगे या बिना कंपोनेंट के। जवाब ये था कि हर एक एलिमेंट अगर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं। यदि डिफरेंट एलिमेंट अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो फिर कंपोनेंट लिया जाता है। इसके लिए चेक कर लेंगे, ये एलिमेंट आइडियल इधर आर क्रॉस डायरेक्शन माइनस, तो सभी एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे देखते हैं आइडियल माइनस, तो हम लोग यहाँ पर बिना कंपोनेंट के ही इंटीग्रेट कर देंगे। ये चीज क्लियर हो गई। अब बायो-सावर्ट लॉ का यूज करते हैं। फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ हम लोग अगर इसे यूज करें, एक मैग्नेटिक फील्ड बाय स्मॉल एलिमेंट इट विल बी के आइडियल बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर साइन थीटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा आई वांट टू नो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। दिस इज आइडियल and this is vector r, so this angle will be how much, 90 degree. Line joining center and point of contact of tangent is always perpendicular to tangent, so here this angle is 90 degree. Okay, ideal dl can be written as r d theta upon r square, ये r और ये कैंसिल हो जाएगा d। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग बात करें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। B is equal to integration of dV, this will be K I by R, integration of d theta from 0 to alpha,
this magnetic field will be Ki alpha by r. In this figure it is in a downward direction. Direction is minus K or circle with a cross. This is the direction of magnetic field. क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है लिखना? I क्या है? करंट इन वायर, और अल्फा क्या है? एंगल सबटेंडेड एट सेंटर. सेंटर पर ये क्या एंगल बना रहे हैं? एंड आर, दिस इज रेडियस ऑफ आर. यदि कॉपी हो जाए तो बताइएगा. यही कॉन्सेप्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लिखे होंगे कि अगर एक रॉड है, रॉड के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. आप एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले. बाकी जितने भी अलग अलग छोटे छोटे एलिमेंट है सबके कारण आप देखते हैं. और यदि सब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आप बिना कंपोनेंट के इंटीग्रेट कर देते हैं. और यदि हर एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में होती है तो आप वहाँ कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करते हैं. यही काम आप ग्रेविटेशन में भी किए हैं फील्ड के साथ. मैग्नेटिक फील्ड भी फील्ड ही है. तो इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये जो सर्कुलर आर्क है वो बहुत ढेर सारे छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है. और हर एक एलिमेंट अगर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो कंपोनेंट लेने की आवश्यकता नहीं है. और अगर सब अलग अलग डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि आगे एग्जांपल में आएगा, तो वहां पर आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा. और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने आप से एक बार सवाल पूछिए, नियम क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का? बताया गया पिछले क्लास में. एक बार और बता दे रहा हूँ, डीएल क्रॉस आर. तो अब सवाल ये है कि आप डीएल पहचान पाते हैं कि नहीं. ठीक है, तो डीएल हो गया ये टेंजेंट के लोग. आर जो वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है, लेकिन इस पोजीशन वेक्टर का टेल जो है वो एलिमेंट से ही शुरू होगा. यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ जाएगा. ये डीएल क्रॉस आर इनवर्ट कहीं पर भी लेंगे इनवर्ट ही जाएगा. तो बहुत सारे बच्चे जो है समझ गए इस बात को. आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो हम लोग जो भी आर वेक्टर लेते हैं वो स्टार्ट होता है, जैसे आप इस बात को समझिए बार बार. एक चार्ज लिया, ये पॉइंट पी लेते हैं, इसमें आर वेक्टर आप चार्ज से ही शुरू करते हैं ना. अगर इसी पी का नाम मैं ओ रख दूं तो आपको बुरा लगेगा. नहीं नहीं, अब ये ओ है तो इसका टेल इधर होना चाहिए. सेम बात. अगर इसी चार्ज की जगह आपके पास करंट एलिमेंट है, ये आइडियल, और ये पॉइंट ओ है, ये रेडियस वेक्टर फिर ओ पे हेड होगा, तो ये रेडियस वेक्टर आइडियल क्रॉस आर इनवर्ट. सिंपल सिचुएशन. यही तो तरीका है. इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो एलिमेंट है चार्ज वो स्केलर है, और यहाँ पर जो ये एलिमेंट है आइडियल वो वेक्टर है. यही एक डिफरेंस. और आप जो एंगल लेते हैं इन्हीं डीएल और आर के बीच का लेते हैं. ये डीएल और आर के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री. इतना ही करना. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए. आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा. अब आगे भविष्य में डायरेक्शन को लेके कहीं कोई गड़बड़ बात नहीं होगी. अब ये जो कैलकुलेशन किए हैं इसी का कुछ कुछ एग्जांपल जो है हम लोग कर लेते हैं. इसके कई सारे बेनिफिट है. अगर आप इसे याद रखते हैं तो कई बार ये काम में आएगा, और बच्चों से ये उम्मीद की जा रही है कि वो इसे याद रखेंगे. तो हम लोग ध्यान देते हैं अगली बात के ऊपर. इसी का पहला पॉइंट सेमी सर्कुलर आर्क. अगर अपने पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है तो क्या होगा? इफ वी हैव अ सेमी सर्कुलर आर्क,
इट मींस यू मीन टू से लाइक दिस, ये आपके पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है और ये इसका सेंटर ओ हो गया, रेडियस आप मान लीजिए ये रेडियस आर, कैपिटल आर, डायरेक्शन ऑफ करंट इज द सेम, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, अल्फा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये बिल्कुल सही बात बोली गई है कि अल्फा की वैल्यू पाई के बराबर होगी। मैग्नेटिक फील्ड आप लिख सकते हैं के आई पाई अपॉन आर, आप चाहिए तो के की वैल्यू लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई पाई बाई आर, तो इस हालत में पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। ये तो ठीक है, डायरेक्शन कौन बताएगा? डायरेक्शन इज माइनस के, वेरी गुड। ये करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर आर माइनस, हाँ सही है सभी बच्चों। इसी तरह से हम लोग सेमी सर्किल के बाद दूसरा फिगर ले सकते हैं, क्वार्टर सर्किल ले लिया जाए। एग्जाम्पल के लिए देख लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हियर इज आवर सर्कुलर पॉइंट और इससे करंट आई जा रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ r 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0 r, तब रेडियस क्या हो गया r, तो निकाल सकते हैं इसे। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2। रही बात मैग्नेटिक फील्ड की, के आई पाई बाई 2। डायरेक्शन कौन बताएगा, प्लस जेड, सही है। ये आप देख लें, करंट एलिमेंट आर वेक्टर बाहर की तरफ, आउटवर्ड, सही जवाब। तो सर्कल विद आउट। प्लस के इसलिए नहीं देख रहा हूं कि इसके से कंफ्यूजन ना हो जाए। चलिए, कई सारे बच्चों ने लिख लिया है। अगर कोई बच्चे हुए तो लेफ्ट साइड तो मिटा ही सकता हूं। यहाँ बात करेंगे हम लोग सर्कुलर लूप का। ये एक सर्कुलर लूप है जिससे करंट आई जा रहा है और रेडियस स्टार है। इन दिस केस अल्फा विल बी 2 पाई, मैग्नेटिक फील्ड विल बी के आई 2 पाई बाई आर। अगर इसमें एक टर्न है तो फॉर 1 टर्न, और n टर्न, अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें, then magnetic field is k I 2 pi n by r, ये हो जाता है। हाँ, डायरेक्शन प्लस के हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। प्लस जेड बिल्कुल सही डायरेक्शन है।
राइट साइड वाला पॉइंट हम लोग हटा देते हैं। इसी सर्कुलर लूप को अगर हम लोग क्वार्टर सर्किल में डायरेक्शन माइनस जेड नहीं प्लस जेड ही था, डायरेक्शन ऑफ करंट आप ठीक से देखिए, किसी बच्चे ने लिखा माइनस जेड, डीएल करो साथ, और डीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इसमें करंट इधर, आर वेक्टर इधर बाहर, सिंपल तरीका। ठीक है, और आसान तरीका बता दूं, लेकिन ये से केवल सर्कुलर आर्क के लिए चलेगा। ठीक है, जिधर करंट जा रहा है राइट हैंड से उसे पकड़ने का कोशिश, हम अपने आप डायरेक्शन बता देते। पूरा सर्किल हो या पार्ट ऑफ सर्किल, समझ गए। एक और अच्छी बात है, ये मान लेते हैं एक करंट कैरिंग कॉइल है, इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, इस बात को जरा देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज्ड लूप होती है। ऐसे ही इधर भी होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से लगेंगी, इन्हें छोड़ देने का मतलब दे आर कमिंग एंड कंप्लीटिंग द लूप, दे आर कमिंग एंड कंप्लीटिंग द लूप। एक ही जगह पर आप एन टर्न बना देते हैं, जैसे ये वायर देख रहे हैं आप, ये किसी के ऊपर कई टर्न बनाते, ये एन टर्न हो जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ एन टर्न। ओके, एक के ऊपर कई सारे वायर लपेट दिए, होता है कई जगह पर। चलिए, अगर लिखा गया बच्चों तो इसे मिटा देता हूं मैं, अगर कोई बचे हुए हैं तो बताइए। एन टर्म में क्या दिक्कत हो गया आप लोग को, एक ही जगह पर और सारे वायर रोल कर दिए, और बहुत थिन वायर है, ऐसा कि उनसे रेडियस पर इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो जो एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हुआ, एक और वायर हो गया उनके कारण भी वही, तीसरे के कारण भी वही, फोर्थ के कारण भी वही, तो सब ऐड अप हो जाएंगे, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय एन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, तो एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन किसी भी फील्ड का नहीं होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को टच करने का, इंटरसेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अभी इसी सर्कुलर कॉइल में एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है, दैट इज एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल you have to find magnetic field at axis of circular coil। अभी हम लोग सेंटर पे कैलकुलेट किए थे, नेक्स्ट इज एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल।
एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, कोई सर्कुलर कॉइल है जिसके एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। सो रिमेंबर हियर दिस इज आवर सर्कुलर कॉइल, ये एक सर्कुलर कॉइल है जिससे करंट आई फ्लो कर रहा है, एंड दिस इज द एक्सिस, यही लाइन आपकी एक्सिस कही गई सर्कुलर कॉइल की, and radius is capital R. This coil is in XZ plane and Y axis is the axis of circular coil. This circular coil is in XZ plane, ये XZ plane में है, और Y axis is the axis of circular coil, and we have to find magnetic field somewhat here. This point is at a distance Y from center O. ये सेंटर से Y डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। ओके, हाउ वी विल डू दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। We can say that current here, we will select a current element. This current element will be taking current inside. So the direction of magnetic field will be, what will be the direction of magnetic field? Look here, this is the direction of current. ये करंट अंदर चला जा रहा है, आपको केवल ये पॉइंट नजर आते होंगे। I want to ask one question, this is perpendicular to it or not? Yes, it is perpendicular. It is still perpendicular to it? Yes, it is still perpendicular to it. In the same way, angle between DL and R here will be 90 degree. So what is the magnetic field it is going to produce? और यह किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस डायरेक्शन। आप डीएल क्रॉस आर ले, ये पहला एग्जांपल है जिसमें हर एक एलिमेंट अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय डिफरेंट एलिमेंट विल बी डिफरेंट। So I want to say that the direction of dV here is this, perpendicular to it, and it is perpendicular to dl vector, perpendicular to r vector. Suppose that this angle is theta, this is 90 minus theta, and you can take angle like this. ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगे। In the same way, we will have some element here, and they will also produce magnetic field in this direction. ये एंगल अभी भी थीटा ही होगी। इधर एक और आ जाएगा dv sin theta. So the component along y-axis will be added up, and the component perpendicular to axis will get cancelled out by diametrically opposite element. तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे, from symmetry we see that component of magnetic field by diametrically opposite element perpendicular to axis are cancelled. ये बात तो सभी को समझ में आ गई होगी।
ये डीबी कॉस थीटा इस डीबी कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा। This distance small r will be root over r square plus y square. Value of dB will be k ideal by r square. Here it is sin 90 degree. K ideal r square will be how much? So this is the story. डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर, अगर मान लीजिए यह करंट एलिमेंट है डीएल, या इधर बाहर जाता हुआ आप करंट एलिमेंट लीजिए, ध्यान दे लें इसे, ये रेडियस ये स्मॉल आर जिसे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोला गया, देन डायरेक्शन विल बी ये आइडियल और ये आर की तरफ कर्ल किए तो डीएल क्रॉस आर, इट विल बी लाइक दिस। फिर से देख लें, ये आइडियल और ये आर, जो ब्लैक कलर से दिखा है ये आइडियल बाहर आ रहा है, ये आर आइडियल क्रॉस आर। डायरेक्शन क्लियर हुआ? डायरेक्शन क्लियर हुआ? एक बार और देख लीजिए, जैसे अगर ये वायर है, ये पॉइंट यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, आइडियल क्रॉस आर, ये मानने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसे घुमाते चले जाओगे, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी तो घूमता चला जाएगा। अब सेंटर पर तो तुम ठीक ऐसे बता दे रहे थे, ये पॉइंट ऐसे सेंटर से उठता चला गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर चेंज होते चले। अब समझ आ गया सभी बच्चे को डायरेक्शन किस ढंग से ये चेंज हुआ। और फील्ड लाइन भी देख रहे हैं आप, तो ऐसे घूमते हुए जा रही है, इधर से ऐसे घूमते हुए जा रही है, इधर टेंजेंट इधर आएगा, इधर का टेंजेंट इधर आएगा। कॉपी हो गया सभी? आर्यन ठीक दिख रहा है आपको बोर्ड? अभी तो केवल डीबी एक एलिमेंट के कारण लिखा, ये जो लिखा गया है दिस इज बाय वन एलिमेंट, तो यहाँ पर ऐड होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के द्वारा अगर आप बात करेंगे तो दैट विल बी 2 dB sin थीटा। और अगर सिर्फ एक एलिमेंट के कारण अगर हम लोग इधर बात करेंगे तो दैट विल बी dB sin। सिर्फ एक एलिमेंट के कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड बात करेंगे तो ये डीबी होगा। और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई है डीबी, यानी कि इस चीज की वैल्यू लिखी गई, डीबी की वैल्यू लिखी। आप थोड़ा आगे चले गए, जो भी कंपोनेंट का बात कर रहे हैं जो बच्चे, इसके बाद आएंगे कंपोनेंट को। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं, यहाँ तक कॉपी हो गया। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग एक्सिस। We will write magnetic field along axis. Magnetic field along axis, axis के along magnetic field क्या होगा? ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। आप 2 भी कर सकते हैं या सिर्फ डीबी साइन थीटा भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज रख देते हैं। डीबी की वैल्यू ए आइडियल
बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रही बात साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल लेंगे, के आई आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेस सेम है, इनके पावर ऐड हो जाएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ डीएल बचेगा, तो डीएल की वैल्यू लिमिट ध्यान से देखिएगा, इट विल बी फ्रॉम 0 to 2 पाई आर। अगर यहाँ 2 लिखेंगे 2 डीबी साइन थीटा, तो फिर यहाँ लिमिट 0 से पाई आर, क्योंकि फिर 0 से पाई आर जाने में सारे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मिल जाए। और अगर जब यहाँ 2 नहीं लिखे हैं तो 0 से 2 पाई आर फिर आई आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और इसका इंटीग्रेशन कर लिए, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड इज के आई 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। And direction of magnetic field is along axis. अब डायरेक्शन किधर होगा, करंट ऐसे जा रहा है ऊपर वाई एक्सिस। कॉपी हो गया सभी बच्चों का? चलिए, क्या बताए आप सुने नहीं है, एक बार फिर से सुन लीजिए। एक बच्चे का क्वेश्चन आया, सर 2 डीबी साइन थीटा इंटीग्रेट करना था, उसे एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप 2 भी लिख सकते हैं। जब आप 2 लिखेंगे, ये लिमिट जो है, जिसे इसीलिए खास के रेड कलर का लिखे, लिमिट आप 0 से पाई आर लीजिए, क्योंकि आप 2 लेने का मतलब है यू आर राइटिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट, और 0 से पाई आर घूमने में डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट आ जाए। अब यहाँ पर यदि 2 नहीं लेते हैं तो आप लिखे हैं मैग्नेटिक फील्ड बाय एलिमेंट, वन एलिमेंट अलोंग एक्सिस एंड दैट इज डीबी साइन थीटा। तो अगर एक एलिमेंट के कारण है तो यहाँ पर फिर लिमिट आपका 0 से 2 पाई आर हो जाएगा, तभी पूरा पूरा सर्किल जो है वो कवर होगा। अब बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पर 2 लिखने और इस लिमिट में कनेक्शन है। तो जिन भी बच्चे को ये डाउट था जो लिख के भेजे हैं उनको क्लियर हो गया ये। चलिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप यहाँ पर सब बात समझ गए होंगे। एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी ये निकाल सकते हैं। सिंपल है, करंट आपका जिधर जा रहा था राइट हैंड के फिंगर, तो हम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं एक पॉइंट आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, सपोज देयर इज सम पॉइंट एन, इस पॉइंट एन पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव वाई और निगेटिव वाई? लिख के जवाब दीजिए, पॉइंट एन पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव वाई और निगेटिव वाई? अब चलिए, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है पॉजिटिव वाई, कुछ का निगेटिव वाई। डायरेक्शन पॉजिटिव वाई ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इसी डायरेक्शन, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, पॉजिटिव वाई इट विल बी। सेंटर पे ऊपर की तरफ है, ऊपर भी ऊपर की तरफ है, नीचे भी ऊपर की तरफ। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस लाइन। समझ गए?
क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। तो जो सेंटर पे डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, यही डायरेक्शन एक्सिस पर हो, चाहे ये पॉइंट आपका ऊपर हो या नीचे हो, याद रखिए। क्लियर हो गया? अब ये दूसरी बात हम लोग देखते हैं। एट सेंटर, अगर सेंटर पर बात करूं, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाएगा? k i 2 पाई बाई r। यही आप सेंटर पर पहले भी निकाले, देख लीजिए मैच कर रहा है। ठीक बात है। अगर ग्राफ का बात करते हैं, y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ले लें, इधर डिस्टेंस y ले लेते हैं एक्सिस पर, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। और चाहे y आपका निगेटिव है या पॉजिटिव है, मैग्नेटिक फील्ड आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा इस बात। कॉपी हो गया सभी बच्चों का? अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पे। ये ग्राफ समझ आ गया? पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई दोनों में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में चले आइए। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। रेडियस r दिया हुआ है, करंट कैपिटल I मान लीजिए, ये इंफिनिटी से चले आ रहे हैं, ये इंफिनिटी तक लौट रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझ लीजिए। तरीका क्या यूज करेंगे हम लोग? ये चले आ रहे हैं इंफिनिटी स्मॉल ए तक, स्मॉल ए से बी तक एक पार्ट ले लें, दिस इज अ 3/4 सर्किल, और बी से इंफिनिटी, तीनों को अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकाल के ऐड कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पार्ट, दिस विल बी 0। वाई 0 क्यों 0 होगा, कोई समझा सकेंगे? क्योंकि करंट एलिमेंट और पॉइंट दोनों एक ही लाइन में है, तो डीएल क्रॉस आर क्या हो जाएगा? 0। एक्सिस नहीं, अगर पॉइंट जो है दैट इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन या अलोंग लाइन, देन डीएल क्रॉस आर इज 0, देन मैग्नेटिक फील्ड इज 0। समझा दिए थे आप लोग को ये? ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाय पार्ट स्मॉल ए बी, दिस विल बी के
I 3 pi by 2 alpha is 3 pi by 2 divided by r. What will be the direction? Inward. And what will be magnetic field from V to infinity? This is a semi-infinite wire from V to infinity. Total magnetic field, yeah, net magnetic field, infinity to A to B, and from V to infinity. So here this magnetic field is 0. Ki 3 pi by 2r plus Ki by r. आप कुछ कॉमन वन निकाल के इसे और अच्छा सुंदर बना के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट दिस इज द वे टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। 6-7 क्वेश्चन लिया हूं इस ढंग के, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन सबके पीछे लॉजिक यही है, वी आर गेटिंग अ कॉम्बिनेशन विथ स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर आर्क। तो स्ट्रेट वायर और सर्कुलर आर्क के कॉम्बिनेशन बना के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए। तो जो भी क्वेश्चन है या तो वो स्ट्रेट वायर है, पार्ट ऑफ स्ट्रेट वायर है, या पार्ट ऑफ सर्किल है। बी से इंफिनिटी के लिए एंगल क्या लेंगे? ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया। अगर ये सब पार्ट को हटा देते हैं, बी से शुरू किए, यहाँ पर एक एंगल θ1 90 डिग्री, दूसरा एंगल θ2 0 हो जाएगा। इंफिनिटी से ए हो गया, ठीक है, ये 0। पिछले क्लास में आप लोग ध्यान नहीं दिया लगता है, भाई इंफिनिटी से पॉइंट ओ जो है उसमें 5 केस कराए हैं स्ट्रेट वायर में। और स्ट्रेट वायर में बताया गया कोई भी पॉइंट जब स्ट्रेट वायर के अलोंग लाई करता है तो बायो-सावर्ट लॉ में आई डीएल क्रॉस आर, ये जो डायरेक्शन है, डीएल और आर के बीच में एंगल 0 हो जाते हैं। इसीलिए वो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंफिनिटी से के कारण 0 होगा। लेकिन बी से इंफिनिटी जब जा रहे हैं तो ये पॉइंट ओ वहीं पर है और इससे परपेंडिकुलर दूरी आर पर है, तो यहाँ पर वो डीएल और आर के बीच में एंगल 0 कहीं पर भी नहीं हो रहा है। जिनका भी ये क्वेश्चन था क्लियर हुआ कि कैसे बी से इंफिनिटी में ये 0 नहीं हो रहा। सेमी इनफाइनाइट वाला केस है ये भी सेमी इनफाइनाइट है, लेकिन ये पॉइंट ओ जो है इसके अलोंग लाई कर रहा है। तो यहाँ पर डीएल और आर के बीच में एंगल हर एक एलिमेंट के लिए 0 होगा। तो हर एक एलिमेंट इस इनफाइनाइट वायर या सेमी इनफाइनाइट वायर का वो पॉइंट पर मैग्नेटिक 0 प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोड्यूस करता है और उसे सेमी इनफाइनाइट के कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। आप ये निकाले थे स्ट्रेट वायर के कारण KI/D, याद दिला sin θ1 प्लस sin θ। पहले केस में ये दोनों θ1 θ2 0 है, लेकिन दूसरे केस में ये जो एंगल आपका इन θ1 θ2 का बात पहले केस में किया ही नहीं है। पहले केस में डीएल और आर के बीच का एंगल का बात किया गया है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये θ1 है, दैट इज 90 डिग्री, तो ये 0 KI/D की वैल्यू आ रही है। तो इसे हटाते हैं, वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
आर वेक्टर सर्किल से बाहर की तरफ है, एक मिनट, ये डीएल वेक्टर हो गया, इधर इनवर्ड हो रहा है, ये डीएल वेक्टर, आर वेक्टर इनवर्ड, ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन इधर लेते हैं, ये हेड होगा, ये डीएल, तो डीएल क्रॉस आर इनवर्ड। इसमें देखिए ये डीएल वेक्टर, डीएल क्रॉस आर इनवर्ड, डायरेक्शन हमेशा डीएल क्रॉस आर, डीएल का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन में, और आर वेक्टर का टेल करंट एलिमेंट पे, हेड पॉइंट पे, ऐसा करने का। बार बार एक ही चीज पर कुछ लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये आपका डीएल वेक्टर, डीएल और ये आर वेक्टर, तो डीएल क्रॉस आर इनवर्ड, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं हुई बेटा, डीएल क्रॉस आर वेक्टर कब से आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। कुछ बच्चे वेट करने के लिए बोले थे, अगर लिख लिए हैं तो बताइएगा। बेटा जिसका भी वीडियो मुझे लिखा गया ऑफ है दिखा बच्चों, उसको मैं वेटिंग रूम में डाल दूंगा। जो वेट सारे करने सवाल के लिए बोले समझा थे रहा हूँ उन्हीं आप से लोगों पूछ रहा को। हूँ। ठीक क्या है, चलिए, इमेज लगा के रखी, अगर कोई अभी भी बचे हैं तो बोल सकते हैं, मैं अब या मिटा दूंगा। अंधेरा किया तो मैं उसको वेटिंग रूम में डाल दूंगा। ये डायग्राम तो मिटा ही सकते हैं, इसमें 6-7 पार्ट है, उसे देखेंगे हम लोग। एक बार और आप इन्हीं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें डायरेक्शन ऐसा ठीक कर लीजिएगा कि ये पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड का है। इसमें एक स्ट्रेट वायर के कारण हो जाएगा और दूसरा सर्कल के कारण हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं 3 का 2। ये इंफिनिटी तक बढ़े चले जा रहे हैं। स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। डायरेक्शन इसका बताइए, ए टू आई बाई आर प्लस के, या सर्कल विथ डॉट। सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन बताइए। प्लस के, सही है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, करेक्ट बात। कॉमन निकाल सकते हैं। So this is the value of magnetic field.
एक वायर लिए, यहाँ पर एक घुमाए, इसके ऊपर से फिर लेकर के ऐसे चलेगा, तो स्ट्रेट वायर आ जाएगा। या एक स्ट्रेट वायर है, उसके साथ दूसरा एक सर्कुलर वायर बहुत क्लोजली रख दिए, तो आप चाहते हैं आपको वायर वैसा बना के देखें, आप बना के दिया, आप मान लीजिए इस तरह से सर्कल हो गया, इधर इधर खींच दिए तो हो ही जाएगा। हाँ, एचसी वर्मा को होमवर्क